अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेश खिदमत है एक जिन की कहानी। आतिशज़ादा, तहरीर रिजवान अली सोमरो। ये नावल राइटर की इजाज़त से पेश किया जा रहा है। सुबह से शदीद गर्मी थी। धूप इस कदर तेज़ और कड़ाके वाली थी, हानिया को बस स्टॉप पर खड़े रहना भी दुश्वार मालूम हो रहा था। चुनाचे वह धूप की तमाज़त से बचने के लिए नीम के सायादार पेड़ के नीचे आ खड़ी हुई। पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद थोड़ी राहत का एहसास हुआ। वक्ती तौर पर धूप से निजात मिल गई, मगर उस गर्मी ने उसका पीछा ना छोड़ा। अगर आज यूनिवर्सिटी में उसका एक अहम लेक्चर ना होता तो वो घर पर ही रहने को तरजीह देती। बहरहाल जैसे तैसे वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई। दूसरा पीरियड प्रोफेसर समदानी का था, जो कि बहुत सख्त थे और गैर हाजिरी को सख्त नापसंद फरमाते। फिर मौसम बदलने लगा। आसमान पर जहां कुछ देर पहले सूरज महाराज की हुक्मरानी थी, अब वहां गहरे स्याह बादल थे। प्रोफेसर साहब का पीरियड ख़त्म हो चुका था। हानिया तो जैसे इंतज़ार कर रही थी। पीरियड ख़त्म होते ही वो उठ खड़ी हुई। ऐन उसी वक्त सबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किधर? उसने मुस्कुरा कर पूछा। कुछ नहीं यार, घर जा रही हूँ। क्यों? नाज बोल पड़ी, जो उसके बाएं तरफ बैठी थी। यार फीलिंग नॉट वेल, वो झट से बोली। बस मैं सर समदानी की वजह से आ गई थी, वरना मैं नहीं आती। ओह, मैं साथ चलूँ? ओह नो, मैं चली जाऊँगी। फिर उसने अपना बैग लिया और क्लासरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली, उसी पल मोटी मोटी बूंदें उसके सर पर गिरीं। उसने चौंक कर आसमान की समत देखा और थर्रा उठी। उसको तेज़ किस्म की बारिश और बिजली से बहुत डर लगता था। ये कमज़ोरी उस वक्त से उसके रोगों पैर में रच बस गई थी जब वो मैट्रिक में थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से बस स्टॉप की जानिब चलने लगी। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही मूसलाधार बारिश ने उसको आ लिया। ज़रा ही देर में तेज़ बारिश की झड़ी लग गई। उफ खुदाया, अब क्या होगा? हानिया को बारिश और बिजली से बहुत डर लगता था। उसके कपड़े बुरी तरह से भीग कर उसके बदन से चिपक चुके थे। चंद लड़के खड़े उसको बगौर देख रहे थे। हानिया उन लड़कों को देखकर बुरी तरह से घबरा गई। उन लड़कों की नज़रें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगीं। अचानक उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती उस पेड़ के नीचे जा पहुंची। ये उसकी बदकिस्मती थी कि बस स्टॉप पर उसके और उन लड़कों के अलावा और कोई ना था जो कि उसको देख रहे थे। फिर उसने उन लड़कों को अपनी तरफ आते देखा। वो लड़के उससे थोड़े फासले पर उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वो तादाद में 4 थे। वो पेड़ के नीचे हानिया से थोड़े फासले पर खड़े होकर उसकी जानिब देख रहे थे। बारिश की शिद्दत के बावजूद भी उन लड़कों की नज़रों की हवसनाकी को महसूस करके वो कांप गई। वो लड़के बुरी तरह से हानिया को घूर रहे थे। अब वो अपने आप को गैर महफूज समझ रही थी। बारिश की रफ्तार में खासा इजाफा हो चुका था। लड़के आपस में सरगोशियों में बातें कर रहे थे। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे, उसके कानों ने एक कार के हॉर्न की आवाज़ सुनी। एक कार बिल्कुल उसके नज़दीक आकर रुक गई। फिर उसने कार से किसी को निकलते हुए देखा। उसने बारिश से बचने के लिए अपने जिस्म पर बरसाती ओढ़ रखी थी और उसके हाथों में छतरी भी थी। उसका रुख उसी की जानिब था। वह बड़ी तेज़ी से चलता हुआ हानिया के नज़दीक आ रहा था। फिर वो हानिया के पास पहुंचकर रुक गया और फिर हानिया से मुखातिब हुआ। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। ये तो मुजम्मिल था, जो कि यूनिवर्सिटी में उसके साथ ही पढ़ता था और काफ़ी नेक नाम लड़का था। उसने शुक्र की सांस ली और कनखियों से लड़कों की तरफ देखा, जो कि मुजम्मिल को आता देखकर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। उसने लड़कों की तरफ देखा और फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी। आप चलकर मेरी कार में बैठ जाएं, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। हानिया पहले तो हिचकिचाई, फिर उसने उन लड़कों की तरफ देखा जो कि अब भी उसको घूर रहे थे, और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती कार में बैठ गई। शायद उसने इसी में ही आफियत समझी कि कार में जाकर बैठ जाए। मुजम्मिल ने फुर्ती से ड्राइविंग सीट संभाली और फिर कार एक झटके से आगे बढ़ गई। मैं जानता हूँ आप सिर्फ उन औबाश लड़कों से बचने की खातिर मेरी कार में बैठ गई हैं। हानिया ने कोई जवाब ना दिया, बस वो सिमटी सी बैठी रही, क्योंकि उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद उसने महसूस किया कि मुजम्मिल उसके सामत बिल्कुल नहीं देख रहा, बल्कि उसकी नज़रें रोड पर ही थीं, क्योंकि उसके कपड़े जिस तरह भीग कर उसके जिस्म से चिपक गए थे, कोई भी लड़का उस नज़ारे को दोबारा ज़रूर देखता। आपका घर किस तरफ है? वो रोड की तरफ देखते हुए बोला। ग्रीन सोसाइटी। आपको आज रेस्ट करना था? वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला। मुझे मालूम तो नहीं था कि बारिश हो जाएगी। वैसे भी सर समदानी की क्लास मिस कर दो तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग करते हैं। उसने मुंह बनाया। हाँ, सर समदानी तो सख्त हैं। मुझे बारिश से मुतल्लिक पहले ही अंदाज़ा था, इसलिए अपने अब्बू की कार ले आया।
दे दी उन्होंने अपनी कार? वो मुस्कुराई। इसकी ज़रूरत नहीं, अब ये मेरे ही यूज़ में है। क्या मतलब? वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, घर में वालदा है बस। जवाब अफसुर्दगी से दिया गया। सॉरी, एक बात पूछूं आपसे? जी, शौक से। जब इस कदर तेज़ बारिश थी तो आप यूनिवर्सिटी से निकले क्यों? मैं तो बारिश शुरू होने से पहले निकली थी, मगर आप तो काफ़ी देर बाद निकले हैं। मुजम्मिल ने फौरी तौर पर कोई जवाब न दिया। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो धीरे से मुस्कुराया और फिर बोला, आपको देखकर। ये सुनकर वह चौंक गई। क्या मतलब? दरअसल मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप घर जाने के इरादे से निकली हैं और मुझे अंदाज़ा था कि बारिश तेज़ हो जाएगी। मैं तो बस से भी चली जाती। मुजम्मिल ने एक तवील सांस ली और कार की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। दूसरे ही पल वो बुरी तरह से चौंका और उसके पैर बेख्तियार ब्रेक पर लगे। ब्रेक बड़ी ही ज़ोर से चिरचिराए थे, जिसकी वजह से हानिया को झटका सा लगा। यही हाल मुजम्मिल का था। सड़क के बिल्कुल वस्त में एक स्याह रंग का बिल्ला बैठा था, जो कि कद और जिसामत में आम बिल्लों से कुछ ज़्यादा ही था। ना जाने कहाँ से वो बिल्ला सड़क के ऐन वस्त में आ गया, जिसको देखकर मुजम्मिल को बेख्तियार ब्रेक लगाने पड़े। वह बड़ी ही शान बेनियाजी से अपने अगले पांव फैलाए बड़े ही सुकून से बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी सुरख आंखें कार को देख रही थीं। मुजम्मिल बड़ी हैरत से उस बिल्ले को देख रहा था, जिसके अंदाज में लापरवाही थी। उसको इस बात की हैरत थी कि एक जानवर बारिश में कितने सुकून से बैठा है। हानिया की हालत भी कुछ अजीब सी थी। ना जाने क्यों उसकी लाल सुर्ख आंखों से उसको खौफ महसूस हो रहा था। ना जाने क्यों उसको अपना माजी याद आ गया। चंद लम्हों तक वो कार को देखता रहा, फिर बड़े ही सुकून से उठा और दूसरी समत चल पड़ा। उसके जाते ही मुजम्मिल ने कार स्टार्ट कर दी। बड़ा ही खौफनाक था। बारिश में यूं बैठा था कि जैसे उसको परवाह ही ना हो। मुजम्मिल ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। हानिया ने कोई जवाब ना दिया। उसका दिमाग तो उन आंखों में उलझा हुआ था। खुदा खुदा करके कार हानिया की सोसाइटी में दाखिल हुई। कार कहाँ रोकूं? वो चौंकी। वो सामने नीला वाला गेट हमारा है। आप मेरी छतरी ले जाएं, क्योंकि बारिश अब भी रुकी नहीं है। हानिया ने चंद लम्हे तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए छतरी ली और कार से उतर गई। बारिश अब भी जोरों पर थी। बारिश मुसलसल और मूसलाधार थी। मुजम्मिल के दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे और नजरें सड़क पर, लेकिन उसका चेहरा इस बात का गुमाज था कि उसका जहन कहीं और भटक रहा है। फिर उसने कार टेप ऑन कर दिया। गीत की आवाज़ बहुत मधुर थी और म्यूज़िक भी काफ़ी मुतासिर कुन। गाना सुनते ही उसने अपने लबों को सख्ती से भींचा। ये बात सच थी कि वो दिल ही दिल में हानिया से बेहद मोहब्बत करता था। फिर जब कार में वही बोल गूंजे तो वो बेसाख्ता बोल उठा, नहीं, अब मैं मोहब्बत को छुपाऊंगा नहीं। अपने दिल की बात तुमसे ज़रूर करूंगा। हाँ, तुम अनजान हो मेरे दिल की इन धड़कनों से हानिया, जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मोहब्बत सिर्फ शिद्दत का नाम है। अगर मेरे इन जज्बों में शिद्दत है तो फिर तुम तक वो आग ज़रूर पहुँचेगी। हाँ, मैं तुमसे ज़रूर कहूँगा। हानिया ने दूर से अपनी वालिदा को गेट पर खड़ा देख लिया। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। हानिया को आता देखकर उनकी जान में जान आई। वो जानती थी कि हानिया को बारिश और बिजली से डर लगता है। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ये मौसम तो अचानक ही बदला, वरना मैं तुम्हें जाने ना देती। अम्मी, आप तो जानती हैं कि मैं बारिश से कितना घबराती हूँ। हानिया बोली। ये छतरी? जी। वो चौंकी। फिर वो जल्दी से बोली, एक दोस्त की है, उसने दूरी की वजह से मुझे दे दी। वो झट से बोली, उसका घर यूनिवर्सिटी से करीब ही है। खैर, कपड़े बदल लो, तुम कितना भीग गई हो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अबू जान आ गए? हानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, ऑफिस में फंसे हुए हैं, फ़ोन आया था। अब तुम जल्दी कपड़े तब्दील कर लो, साथ मिलकर पकौड़े बनाते हैं। आते ही वो पकौड़ों का तगाजा करेंगे। राइट अम्मी, हानिया हंसकर बोली। उसने किचन का रुख किया। बेसन निकालते हुए उसके वजूद में थरथरी सी रेंग गई। जहन माजी की तरफ पलट गया, जब ऐसी एक तेज़ बारिश थी जिसमें उसके साथ वो अनोखा वाक़या पेश आया। उन दिनों वो 10वीं क्लास में थी जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया। उससे एक हफ्ते पहले उसकी कंडीशन कुछ बेहतर न थी। वह बुखार भी महसूस कर रही थी। चुनाचे उसने स्कूल से हाफ डे लिया और नाज के साथ स्कूल से बाहर निकल आई। नाज उसकी बचपन की फ्रेंड थी। दोनों फ्रेंड्स बातें करती गली के वस्त में पहुंच गईं। अचानक हानिया चौंक कर रुक गई। उसके चेहरे से खौफ दिखाई देने लगा। क्या हुआ, क्यों रुक गई? नाज ने पूछा। हानिया ने जवाब देने की बजाय उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। अब जो नाज ने देखा तो उसकी भी हालत खौफ से पतली होने लगी। वो काला बिल्ला सड़क के बिल्कुल वस्त में बैठा था, बिल्कुल स्याह, एकदम काला। उसकी जिसामत आम बिल्लों से बड़ी थी। वो अपनी सुरख आंखों से उन दोनों को देख रहा था। क्या पत्थर से मारूं? नाज ने पूछा।
नहीं, किसी बेगुनाह को यूं मारना अच्छा नहीं, हम कोने से निकल जाते हैं, हानिया ने जवाब दिया। और फिर वो दोनों कोने से निकल गई थीं। वो बड़े ही पुरसुकून अंदाज से उन दोनों को जाता देखता रहा। उसकी नज़रें हानिया पर ही थीं। फिर वो एकदम उठा और उसके पीछे चलने लगा। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद वो स्कूल से वापस आ रही थी। बारिश का आगाज़ थोड़ी ही देर कबल हुआ, लेकिन देखते ही देखते झड़ी लग गई। इस कदर तेज़ और शदीद के कदम उठाना भी दो भर था। नाज उसके साथ थी। उस स्याहपोश को सबसे पहले नाज ने देखा, जो सर से पांव तक स्याह लिबास में था और सर पर फ्लैट हैट थी, जिससे उसका चेहरा छुप गया था। स्कूल के गेट पर खड़ा बड़ी ही लाताल्लुकी से इधर उधर देखे जा रहा था। उसके हाथ में एक जलता हुआ सिगरेट था। उन दोनों को बाहर आता देखकर उसने सिगरेट फेंकी और उनके पीछे चलने लगा। क्या ये हमारा पीछा कर रहा है? हानिया लरसती हुई आवाज़ में बोली। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, नाज ने काम कर कहा। उफ! उसने पलट कर देखा तो उस स्याहपोश को चंद कदमों के फासले पर पाया। दोनों ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली, लेकिन उन दोनों की ये कोशिश नाकाम साबित हुई। स्याहपोश ने भी अपनी रफ्तार तेज कर ली। वो पानी में शराब शराब करता तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। अब वो दोनों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी थीं। बारिश जोरों पर थी। उनके लिबास बुरी तरह से भीग गए। इलाके के सिमत जाने वाला ये रास्ता भी जरा सन्नाटे वाला था, क्योंकि दरमियान में वो इलाका पड़ता था जो कि नौ आबाद था और मकानात भी कम थे। अब क्या करें? नाज ने कांपते हुए कहा। कदम बढ़ाओ, और कर भी क्या सकते हैं? उसकी आवाज़ लरज रही थी। हाँ, ऐसा ही करते हैं, मेरा घर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, नाज ने कहा। वो दोनों तेज़ तेज़ चलती रहीं, मगर ऐसा लग रहा था स्याहपोश की रफ्तार उनसे ज़्यादा तेज़ है। फिर वो दोनों तकरीबन भागती हुई अपने मोहल्ले में दाखिल हो गईं। नाज का घर वहाँ से ज़्यादा दूर न था। दरवाज़ा नाज की वालदा ने ही खोला। फिर वो दोनों तेज़ी से इस तरह घर में दाखिल हुईं जैसे मुर्गियाँ डरबे में दाखिल होती हैं। उस शहर का नाम गुलनारपुर था, लेकिन शहर के लोगों ने इसको सावनपुर के नाम से ही मंसूब कर दिया। और ये हकीकत भी था, क्योंकि इस शहर में इतनी बारिशें होती थीं कि ये शहर सूरज बहुत ही कम देख पाता, इसलिए इसका नाम सावनपुर ही रख दिया गया। सरकारी फाइलों और रजिस्ट्रों में भी इसको सावनपुर लिखा और पढ़ा जाता। इस शहर का नकासियाब का निज़ाम इस कदर मरबूत और बेहतरीन था कि बारिशों के बाद पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहना दुश्वार था। अक्सर आसमान साफ होता और फिर यकदम ही काले बादल उसको घेर लेते और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती। नाज की वालदा ने हैरत से उन दोनों की बातें सुनी। फिर वो बोली, अब कहाँ है वो मरदूद? बाहर। ठीक है, वो सर हिलाकर बोली। मैं देखती हूँ उसको, जब तक तुम कपड़े बदल लो। अपना कोई सूट दे दो नाज, हानिया बेटी को। इतना कहकर नाज की वालदा ने अपना रुख दरवाजे की तरफ कर लिया। नाज उसको अपने कमरे में ले आई। फिर उसने अलमारी खोलकर अपने लिए और हानिया के लिए सूट निकाले और एक शलवार कमीज उसकी तरफ बढ़ा दी। बाथरूम किस तरफ है? हानिया ने मुस्कुरा कर पूछा। क्यों? नाज का अंदाज बहुत मायने खेज था। क्या मैं कोई लड़का हूँ जो तुमको शर्म आ रही है? मैं भी तो लड़की ही हूँ। अरे मगर, अरे उतारो यार। इतना कहकर नाज ने जल्दी जल्दी गीले कपड़ों से निजात हासिल करने का अमल शुरू कर दिया। अब तो हानिया ने भी इब्तदा की। नाज गौर से उसकी तरफ देख रही थी। एक बात कहूँ? नाज आहिस्ता से बोली। तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारा जिस्म संगे मरमर से तराशा हुआ मालूम होता है। जो भी लड़का एक बार तुम्हें देखेगा ज़रूर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। हट बेशरम। वो शर्म से सुरख हो गई। उसने फ़ौरन ही अपने वजूद को एक तरफ सिमटा लिया। अगर मैं लड़का होती ना, तुमसे इजहार मोहब्बत ज़रूर करती, नाज ने कहका लगाकर कहा। तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी? उसने मसनूई गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। फिर उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और फिर दोनों ही कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम में नाज की वालदा नाश्ते के लवाजमात के साथ तैयार मिली। चाय, समोसे और पकौड़े मौजूद थे। अरे आंटी, इतना तकल्लुफ़? लो भाई, कैसा तकल्लुफ़? तुम भी तो मेरी बेटी हो और पहली बार घर आई हो। मैं तो रात का खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं आंटी, अम्मी परेशान होंगी, मैं अब घर जाऊंगी। फिर उन लोगों ने साथ मिलकर जल्दी जल्दी नाश्ता किया। चलो बेटी, मैं तुमको छोड़ आऊँ। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ज़माना बहुत ख़राब है। वैसे भी वो मरदूद फिर आ गया तो बात दुरुस्त थी, इसलिए उसने कोई एतराज़ ना किया। बारिश अब भी बरस रही थी, मगर उसकी रफ्तार अब हल्की थी। जैसे ही वो गली के कोने पर पहुंची, वैसे ही हानिया को वो फिर दिखाई दिया। वो एक पान के कैबिन से लगा खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। वो रहा, हानिया चिल्लाई। चलो देखती हूँ ऐसे सड़क छापों को। ना जाने क्यों वो उसी वक्त गली के कोने में मुड़ा और गायब हो गया। अगर वो दोबारा पीछा करेगा तो चप्पल से मुरम्मत करूंगी मरदूद की, नाज की अम्मी दांत पीस कर बोली। हानिया ने कदम आगे बढ़ा दिए। फिर वाकई वो स्याहपोश कहीं दिखाई ना दिया।
घर आकर नहा धोकर वो धम से बेड पर लेट गई। न जाने क्यों हानिया थकावट सी महसूस कर रही थी। चंद ही लम्हों के बाद उसको एहसास हुआ कि उसको गुस्ल की अशद ज़रूरत है। चुनाचे वो नहाने के लिए गुस्ल खाने में चली गई। काफ़ी देर तक नहाने के बाद उसने अपने अंदर फरहत का एहसास दौड़ते हुए महसूस किया। उसको ऐसा लगा कि उसका बदन हल्का फुल्का हो गया हो। वो फौरन ही बेड पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उस पर गनूदगी तारी होने लगी। अचानक उसको एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसको छुआ है, जैसे किसी के हाथ बड़ी नरमी से उसके बालों पर चल रहे हैं। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसने फौरन इधर उधर देखा तो वहां कोई ना था, लेकिन उसको अच्छी तरह से याद था कि जैसे किसी ने उसको छुआ है। हानिया, हानिया। उसने बहुत वाज़ेह तौर पर सुना था, जैसे किसी ने उसको पुकारा है। खौफ से उसके मसामों ने पसीना छोड़ दिया। अचानक हानिया को ऐसा लगा कि जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वो बेसाख्ता पलटी, मगर फिर उसने जो कुछ देखा, उसको देखते ही उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली। वो लहराकर बेड पर गिरी और बेहोश हो गई। आंख खुली तो उसने अपने आप को एक निहायत ही खूबसूरत और खुशनुमा बाग में एक बेंच पर लेटे हुए पाया। उसके इर्द गिर्द खुशनुमा फूलों से लदे हुए पौधों की बहुतायत है और इर्द गिर्द घने दरख्त मौजूद हैं। पूरा बाग निहायत ही दिलफरेब खुशबू से महक रहा है। उन फूलों की दिलफरेब महक ने फिजा को और उसकी सांसों को मुअत्तर कर दिया है। उसको अच्छी तरह से याद था कि वो चंद लम्हात पहले तक अपने बेड पर थी। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसको अच्छी तरह से याद था कि उसने लाल सुर्ख आंखें देखी थीं। फिर वो बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने अपने आप को इस बाग में पाया। अब वो चारों तरफ नजरें घुमाकर उन फूलों को देख रही थी जिनकी बहुतायत थी। ऐसे खूबसूरत और खुश रंग फूल उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे। बेशक उनमें बहुत से गुलाब भी थे, लेकिन इतने बड़े साइज के गुलाब वो पहली बार ही देख रही थी। और भी दूसरे खुश रंग और खुशनुमा फूल मौजूद थे, लेकिन उनको उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। वो नाम भी नहीं जानती थी। वो यकदम ही इस सहर अंगेज माहौल से मुतासिर हो गई। अचानक एक खुरदरी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई, हानिया, हानिया। वो चौंक कर पलटी, लेकिन वहाँ कोई ना था। वो खौफजदा हो गई। हानिया। आवाज़ एक बार फिर गूंजी, वही खुरदरी सी आवाज़। कौन? उसने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। मैं, मोहब्बत। वही खुरदरी आवाज़ कानों से टकराई। मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मुझसे डरो मत, मैं तो वो हूँ जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, उसने इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा। तुम महफूज हो, मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं तो सिर्फ तुमको चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। हानिया की समझ में ना आया कि वो क्या बोले। अगले ही पल उसने अपने खौफ को परे रखते हुए कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सामने आओ, नहीं तुम डर जाओगी। जितना डरना था डर चुकी। वो हल्के से मुस्कुराई। उसकी बात पर चंद लम्हात तक खामोशी रही। अचानक ही एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट हुई, जैसे बादलों में बिजली कौंधी हो। अगले ही पल वो स्याहपोश वजूद उसके सामने था। उसकी सुर्ख आंखें उसके पूरे वजूद का अहाता कर रही थीं। सर पर अब भी फ्लैट हैट मौजूद थी, जिसने उसके चेहरे को छुपाया हुआ था। वो खौफ के मारे लरज़ उठी और उसके गले से दिल खराश चीख बरामद हुई और फिर उसकी आंखें खुल गईं। लेकिन ये क्या, वो तो बिस्तर पर मौजूद थी। उसका पूरा चेहरा पसीने में शराबूर था। हलक में जैसे कांटे से पड़ रहे थे। सांस थी कि धौंकने की मानंद चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने मीलों का सफ़र दौड़ते हुए तय किया हो। अचानक उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी तो उसकी चमकती हुई सुइयां रात के 2 बजे का ऐलान कर रही थीं। उसने साइड टेबल पर रखे जग से पानी निकाला और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया तो गोया ये सिर्फ महज ख्वाब था, और ख्वाब भी ऐसा कि उस पर हकीकत का गुमा हो। जहन एतदाल पर आया तो उसने महसूस किया कि वो अब भी खौफ के ज़ेर असर है। अचानक वो चौंक उठी। उसने महसूस किया कि उसका पूरा कमरा दिलफरेब खुशबू से महक रहा है। उसने इधर उधर देखा तो खौफ से कांप गई। वो एक सुर्ख गुलाब था जिस पर पानी के ताज़ा कतरे चमक रहे थे, जो उसके सरहाने तकिए के साथ रखा था। वो दिलफरेब खुशबू उसी गुलाब से निकल रही थी। वो खौफ से कांप उठी। उसकी हिम्मत ही ना हुई कि वो जाकर गुलाब को छुए। उसने जल्दी से बेड से उल्टे सीधे स्लीपर पहने और कमरे से बाहर निकल आई। उसका रुख वालदा के कमरे की तरफ था। जल्दी ही वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। दरवाज़ा खुला और आरजू बेगम का नींद में डूबा हुआ चेहरा दिखाई दिया। हानिया का परेशान हाल चेहरा देखकर वो भी परेशान हो गई। क्या हुआ अम्मी? वो गुलाब? कौन सा गुलाब? क्या कह रही हो लड़की? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरजू बेगम परेशान होकर बोली, अम्मी मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है।
उसकी बात सुनकर आरजू बेगम के उलझन ज़दा चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम अब बच्ची नहीं रही, मैट्रिक की स्टूडेंट हो, अगले साल कॉलेज में जाओगी। अम्मी वो बात नहीं है, हानिया तुनक कर बोली। क्या बात है? फिर हानिया ने मुख्तसर स्यापोश का पीछा करने वाली बात बताई और ख्वाब वाली बात बताई और उस गुलाब का भी तज़किरा किया। गुलाब वाली बात सुनकर आरजू बेगम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। कमरा वाकई गुलाब की दिल फरेब खुशबू से महक रहा था। यूं लग रहा था वहाँ बहुत से गुलाब हों। गुलाब उसी तरह तरोताज़ा उसके सरहाने मौजूद था। एक फूल की इतनी खुशबू के पूरा कमरा महक जाए। आरजू बेगम परेशान कुन लहजे में बुड़बुड़ाई। अम्मी अब क्या होगा? हानिया ने लरजते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बू भी शहर में नहीं हैं, वरना वही कुछ फैसला करते। तुम ऐसा करो कि मेरे कमरे में चलकर सो जाओ और अपने कमरे को लॉक कर दो। हानिया सर हिलाते हुए आरजू बेगम के साथ उसके कमरे में चली आई। अपनी वालदा के साथ भरपूर सुकून में मिला। फिर उसको नींद भी आ गई। दूसरी सुबह सबसे पहले आंख आरजू बेगम की ही खुली, क्योंकि वो हमेशा से ही नमाज के औकात में जागने की आदी थी। फजर की अजानें मस्जिदों से बुलंद हो रही थीं। आंख खुलते ही सबसे पहले आरजू बेगम ने निहायत ही दिल फरेब खुशबू महसूस की, जो कि पूरे कमरे में बसी हुई थी। उन्होंने लाइट ऑन की तो दूसरा लम्हा उनको चौंका देने वाला था। बेखबर सोती हानिया के सरहाने के साथ वही गुलाब का फूल रखा महक रहा था। वही दिल फरेब खुशबू थी जो कि कमरे में बसी हुई थी, जिसका कोई जवाब नहीं था। वाकई वो बहुत लाजवाब थी। आरजू बेगम की एक नज़र अपनी सोती हुई बच्ची के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर वही मासूम और मलकूती मुस्कुराहट थी जो कि हर एक का दिल मोह लेती। ना जाने क्या सोचकर वो अपने बिस्तर से उठी और हानिया के कमरे की जानिब चल दी। कमरे में पहुंची तो वहां गुलाब का फूल था और ना ही कोई खुशबू। वो हैरत ज़दा हो गई। अब तो वो बहुत डर गईं। चुनाचे अब उनका रुख अपने कमरे की तरफ था। कमरे में वही मंजर था जो वो छोड़कर गई थी। वो डरते डरते गुलाब की जानिब बढ़ी और उसको उठा लिया। गुलाब जैसे ही आरजू बेगम के हाथ में आया फौरन ही यूं मुरझा गया जैसे उसको डाल से अलग कर दिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि इस गुलाब में जिंदगी भी सिर्फ हानिया के दम कदम से है। ये सब देखकर वो बहुत ही खौफजदा हो गई। अचानक ही गुलाब सुलग उठा, बिल्कुल इस तरह जैसे अंगीठी में कोयले सुलगते हैं। हैरत अंगेज बात यह थी कि उससे ना तो शोले निकल रहे थे और ना ही आरजू बेगम का हाथ जल रहा था, बल्कि वह मुरझाया हुआ गुलाब सुलगने के सबब ज्यादा दिलकश मालूम हो रहा था। अगले ही लम्हे उन्होंने उस गुलाब को वापस उसी जगह रख दिया जहां से उठाया था। वो लम्हा निहायत हैरत अंगेज बल्कि खौफजदा करने वाला था। गुलाब हानिया के सरहाने पहुंचा, वैसा ही तरोताज़ा हो गया जैसा कि पहले था। ये देखकर आरजू बेगम के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा और हिम्मत करके उस गुलाब को उठाकर कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी सुबह हानिया को वो गुलाब फिर नजर आया। इस बार वो ड्रेसिंग पर था और पूरा कमरा वैसे ही महक रहा था। हानिया घबराकर अपनी अम्मी को बुला लाई। आरजू बेगम ने जब उस गुलाब को दोबारा देखा तो वो भी खौफजदा हो गई। बेटी, इस गुलाब को इसी जगह पड़ा रहने दो। जब तुम्हारे अब्बू आएंगे तो इस मसले पर बात होगी। अब तुम स्कूल जाओ, देखो नाज आती होगी। उसके लहजे से तशवीश जाहिर हो रही थी। फिर उसी दिन वही स्यापोश हानिया को दोबारा नजर आया। मौसम हल्का हल्का अबर आलूद था। बस किसी भी लम्हा आसमान से आंसुओं की झड़ी लग सकती थी। सावनपुर वाले तो बारिशों के मौसम के आदी ही थे। स्कूल से छुट्टी होने का वक्त था। चूंकि आज नाज बीमारी की वजह से नहीं आई थी, इसलिए हानिया अकेले ही स्कूल से घर की तरफ निकल पड़ी। गली के नुक्कड़ पर जैसे ही पहुंची तो पान दुकान पर वो खड़ा नजर आया। हस्बे मामूल वो सर से पांव तक स्याह था। आसमान पर स्याह बादल छा चुके थे। हानिया ने बारिश के आसार देखकर उस स्यापोश को नजरअंदाज करते हुए तेज तेज कदम बढ़ाते हुए आगे निकलने लगी, मगर वो कनखियों से उसकी जानिब देखे जा रही थी। कहीं वो पीछे तो नहीं आ रहा। दूसरे ही पल उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। स्यापोश ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। आज तो वो अकेली थी। नाज को देखकर उसको जो हिम्मत और ढारस थी, अकेली होने पर वो एकदम खौफ में बदल गई। उसके कदम मन मन भर के हो गए। उसको ऐसा लगा कि उसके पैर जमीन में जकड़ गए हों। हानिया हिलना चाहती थी, मगर उसके कदमों ने जैसे उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो खौफ के सबब चिल्लाना चाहती थी, मगर जैसे उसका गला सूख गया हो। बूंदाबांदी का आगाज हो चला था। हानिया के पूरे जिस्म में सिर्फ उसकी आंखें ही थीं, जो स्यापोश को अपनी जानिब बढ़ता देख रही थीं। पूरी गली में सन्नाटा था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हानिया पूरी तरह भीग चुकी थी। वो स्यापोश उसकी जानिब चला रहा था। उसके अंदाज से किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जल्दी में है। वो आहिस्ता से चलता हुआ हानिया के नज़दीक आया। अब उसकी आंखें खुली। उसके हाथ में वही गुलाब था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि तेज़ बारिश में वो गुलाब भीगने की बजाय तरोताज़ा दिखाई दिया।
उसकी सुर्खी हद से ज्यादा बढ़ी हुई थी। वो हानिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने सीधा हाथ हानिया की जानिब बढ़ाया जिसमें गुलाब था। वो गुलाब हानिया को देना चाहता था। हानिया, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ये गुलाब लाया हूं। उसने गुलाब हानिया की तरफ बढ़ाते हुए खुरदरी आवाज में कहा। हानिया सहमी हुई नजरों से उसकी जानिब देख रही थी। कौन हो तुम? क्यों मेरा? इसके आगे वो कुछ न कह सकी। वो रो दी। रो मत, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, बिल्कुल नायाब मोती की तरह अनमोल हैं। नकाबपोश ने नरम लहजे में कहा। लहजा नरम जरूर था, लेकिन उसमें छुपी सफाकी को हानिया ने साफ महसूस किया। क्या चाहती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि ये गुलाब तुम्हारे बालों की जीनत बने। इतना कहकर उसने अपना हाथ उसके बालों की जानिब बढ़ाया। उसी लम्हे तेज बिजली कड़की। हानिया कांप गई। वो गुलाब उसने जैसे ही हानिया के बालों में लगाया, उसके हलक से दिल खराश चीख निकली और फिर वो लहराकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। उसी पल आसमान से तेज बारिश होने लगी और गुलाब उसके बालों से निकलकर पानी में बहने लगा। हानिया की आंख खुली तो उसने अपने आप को बेडरूम में पाया। जिस्म बुखार से जल रहा था। उसके माँ बाप उसके सामने बैठे हुए थे। हानिया अपने जिस्म में निहायत ही दर्द महसूस कर रही थी। हानिया का पूरा बेडरूम गुलाब की खुशबू से महक रहा था। हानिया ने वजाहत तलब नजरों से अपनी माँ की जानिब देखा। लेटी रहो, तुम सड़क पर बेहोश थी। वो भला हो उस फजल दीन का जो तुम्हें यहाँ पहुंचा गया। उसको तुम सड़क पर बेहोश मिली थी। उसके अब्बू ने नरम लहजे में कहा। ये खुशबू? हानिया ने कराहते हुए कहा। तुम्हारे बालों में एक गुलाब लगा है और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं निकल रहा। यूं लग रहा है कि वो तुम्हारी जिल्द का हिस्सा हो। उसके अब्बू ने जवाब दिया। हुआ क्या था? तुम बेहोश कैसे हो गईं? उसकी अम्मी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। यह सुनकर उसकी आंखों के सामने सारा मंजर घूमने लगा। फिर उसने अपनी अम्मी से इसका तज़किरा कर दिया कि किस तरह उस सियापोश ने गुलाब उसके बालों में लगाया। उसकी सारी बात सुनते वक्त फहाद साहब सिर्फ अपनी बेटी के चेहरे को ही देख रहे थे, जिसमें खौफ और आवाज में लर्जाहट थी। अब क्या होगा? वो कोई भूत है, आसेब है जो मेरी बच्ची के पीछे पड़ गया है। आरजू बेगम ने खौफ से कांपते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मेरा दोस्त आता ही होगा। वो ऐसे मसाइल को बखूबी जानता है और हल भी करता है। पाशा नामी शख्स ने आने में काफी देर लगा दी। इस दौरान हानिया ने उस गुलाब को अपने बालों से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सकी। पाशा के चेहरे पर खजालत के आसार थे। फहद साहब उसको ड्राइंग रूम में ले आए। वो फौरन ही बोला, यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं पाशा, बस वो मुर्गी तुम्हारे इंतजार में सूख गई होगी। मुर्गी? वो हैरत से बोला। हाँ भाई, मुर्ग कोरमा बना हुआ है। बेचारा मुर्ग सालन में पड़े पड़े सूख गया होगा। फहद साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम इन हालात में जिंदा दिल हो, हैरत है। जवाबन फहद साहब हंसकर बोले। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, परेशानी किसी भी मसले का हल नहीं। हर मसला ठंडे दिमाग से और खुद को पुरसुकून रखकर हल किया जा सकता है। हाँ, बात दुरुस्त है। अब मुझे मामले की बाबत थोड़ा आगाह करो। जवाबन फहद साहब ने हानिया के साथ होने वाला सारा वाकया गोश गुजार किया। जरा अब हानिया बेटी को बुलाओ और साफ और ताज़ा पानी भी। हानिया को बुला लिया गया। पाशा ने उसको अपने सामने बिठा लिया और उसका बायां हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ पढ़ते हुए आंखें बंद कर ली। वो मुसलसल पढ़ाई कर रहा था और हानिया को यूं लग रहा था कि जैसे कोई सियाल सा उसके रगों पैर में गर्दिश कर रहा हो। हानिया का पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि पाशा जैसे मीलों दौड़ रहा हो। अचानक उसकी आंखें खुली। उसकी आंखें देखकर हानिया डर गई। वो आंखें सुरख थीं। पाशा ने कुछ कहे बगैर पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पानी पर फूंक मार दी। लो बेटी, इसको पी जाओ और थोड़ा पानी अपने बालों में डाल देना, वो गुलाब अपने आप निकल जाएगा। हानिया ने वो पानी फौरन ही पी लिया। पानी पीते ही उसको ऐसा लगा जैसे कि सुकून की एक लहर सी उसके जिस्म में दौड़ गई हो। थोड़ा सा पानी उसने अपने सर पर डाल लिया। जैसे ही पानी सर पर पड़ा, कहीं से बिल्ली के रोने की आवाज़ उसने सुनी। फिर वाकई वो गुलाब सर से फर्श पर गिर पड़ा, मगर गिरते ही वो गुलाब बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि सुलग रहा हो। गुलाब को सुलगता देखकर फहद साहब ने आंखें फाड़ी। जिंदगी में पहला ही ऐसा मौका था जब किसी गुलाब को सुलगते देखा था। ये सब तो उन्होंने शायरी और मुहावरों में सुना था, मगर हकीकत में वो पहली बार ऐसा देख रहे थे। हानिया भी ये सब देखकर भौंचकी हो गई। बेटी, अब तुम जाओ और ये तावीज़ अपने गले में डाल लो। ये फिर इंशाअल्लाह दोबारा नजर ना आएगा और ना ही तंग करेगा, मगर हाँ, इस तावीज़ को कभी अपने से जुदा ना करना। जिस दिन ये जुदा हुआ तो शायद तुम फिर किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ। हानिया ने पाशा से तावीज़ ले लिया और उठकर कमरे में चली गई। क्या मामला है? पाशा ने तवील सांस लेकर सर हिलाया। कोई खास बात नहीं। बच्ची हवा की जद में आ गई थी, कुछ हवाएं गर्म और कुछ ठंडी।
ये थोड़ी गर्म हवा थी। फिलहाल मैंने उसको बच्ची से दूर कर दिया है। मतलब कुछ खास नहीं, बस चंद दिन तक वो स्कूल ना जाए तो अच्छा है। फिर पाशा वहां से रुखसत हो गया, मगर जाने से पहले मुर्ग कौरमा खाना नहीं भूला। फिर वाकई उस दिन के बाद बारिशों में वो कभी दिखाई नहीं दिया, मगर बारिश और बिजली का खौफ हानिया के दिल में जड़ पकड़ गया। ये था उसके माजी का वो डर जो कभी कभार उसके दिल में अंदेशे पैदा कर देता। तावीज़ अभी भी उसके पास मौजूद था, जिसको वो अपने बाजू के साथ बांध कर रखती। अपने अब्बू के लिए समोसे बनाते वक्त वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी। गुजरे हुए दिनों के वो मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। जिसको 6 साल बीत चुके थे, अब वो 22 बरस की थी। उसने किचन की खिड़की खोल दी, जो कि पिछली जाने वाले हिस्से में खुलती थी, जहां छोटा सा बागीचा मौजूद था। दरख्त और पौधे काफी निखरे दिखाई दे रहे थे। उसने एक तवील सांस ली और कढ़ाई की तरफ देखने लगी। ऐन उसी वक्त आरजू बेगम अंदर दाखिल हुई। हानिया पर नजर पड़ते ही वो चौंक गई। क्या हुआ, खैरियत तो है? जी अम्मी। तो तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे नहीं, यूं ही। जरूर कोई बात है, मुझे बताओ। बस अम्मी। उसने तवील सांस ली। गुजरे हुए माहो साल याद आ गए। मतलब वही स्यापोश जो सिर्फ बारिश में ही मिला करता था। अरे उस बदबख्त को क्यों याद कर रही हो? भला हो तुम्हारे बाप के दोस्त का, जिसने उस आफत का किस्सा ही तमाम कर दिया। जी अम्मी। फिर उसने जल्दी से पूछा, अब्बू जान आ गए? बस आने ही वाले हैं, आरजू बेगम ने मुस्कुराकर कहा। समोसे तो तैयार हैं, बस वो आ जाएं तो चाय रख दूं। ऐन उसी वक्त ही दरवाजे की कॉल बेल बजी। लो आ गए तुम्हारे अब्बू। वो जल्दी से बाहर की जानिब लपकी थीं। उसी रात फाहद साहब सोने के इरादे से कमरे में दाखिल हुए तो बिस्तर पर आरजू बेगम गहरी सोच में गुम दिखाई दी। क्या हुआ बेगम, किस सोच में गुम हो? वो चौंकी। सोच रही हूँ हानिया की ग्रेजुएशन भी मुकम्मल होने वाली है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका ठिकाना किया जाए। हानिया को अभी तालीम तो मुकम्मल करने दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी ग्रेजुएशन बहुत होती है और इस उम्र में अच्छे रिश्ते तो मिल जाते हैं, वरना बाद में हर कोई इसकी उम्र के ही कीड़े निकाल रहा होगा। फहद साहब खामोश हो गए, क्योंकि ज़्यादा तालीम याफ्ता लड़कियों को बड़ा ही समझा जाता था। अच्छा भाई, जो चाहो करो। अरे मैं अभी शादी नहीं करूंगी, तैयारी के लिए कम से कम 2 साल लेंगे। फिर लड़के वाले भी फौरन तो रुखसती की डिमांड नहीं करेंगे। मैं इस जल्दबाजी की वजह पूछ सकता हूँ। लड़कियों की शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन तुमको इतनी जल्दी क्यों है? मैं चाहता हूँ वो पढ़े। उन्होंने अपनी बात दोहरा दी। अपने शौहर की बात सुनकर आरजू बेगम चंद लम्हात तक सोचती रहीं और तवील सांस ली और फिर बोली, आपको याद है ना आज से 6 साल पहले का वाकया? चंद लम्हे तक सोचने के बाद फहद साहब ने कहा, याद आया, कोई हवा थी जिसका रुख पाशा ने मोड़ा था। तो क्या वो मामला दोबारा? अल्लाह ना करे। आरजू बेगम ने जल्दी से बात काटी। मेरा मतलब ये था कि वो आज भी उन लम्हात से खौफजदा है। क्या मतलब? फहद साहब परेशान हो गए। बारिश के दिनों में वो खामोश हो जाती है। अच्छा तो फिर शादी से इसका क्या ताल्लुक? बात को समझें। वो बोली, शादीशुदा जिंदगी एक नई खुशी का नाम है और मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। अच्छा। वो तवील सांस लेकर बोले, तुम हानिया से मशवरा कर लो, उसकी पसंद पूछ लो, फिर बात चलाते हैं। इतना कहकर वो तकिया सीधा करके बिस्तर पर लेट गए। इसका मतलब आरजू बेगम अच्छी तरह जानती थीं, अब वो मजीद कोई बात नहीं करेंगे। अचानक उन्होंने चादर से सर बाहर निकाला और मुस्कुरा कर बोली, बेगम कोई लड़का है तुम्हारी नज़र में? रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, कोई तो होगा मेरी बच्ची के लिए। वह मुस्कुरा कर बोली। मुजम्मिल ने यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में कदम रखा और मेज़ों के गिर्द निगाह डालते ही उसकी आंखों में एक चमक सी लहराई। उसकी निगाहों के सामने उसका अपना गौहर मकसूद था। हानिया अपनी चंद दोस्तों के साथ बैठी हुई दिखाई दी। उसने नीले रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, जिसका दुपट्टा सफ़ेद रंग का था। उस पर गोल्डन रंग की कढ़ाई हुई थी। इस लिबास में वो निहायत ही हसीन मालूम हो रही थी। मुजम्मिल को वो वक्त याद आ गया जब उसने पहली बार हानिया को देखा था। उस वक्त भी उसने नीला लिबास ही पहन रखा था। वो निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। पहली नज़र में वो उस पर दिल हार बैठा। उसने पहली बार उसको क्लासरूम में देखा था, जहां वो प्रोफेसर के साथ बाकायदा तौर पर बहस कर रही थी और प्रोफेसर उसकी दलीलों से बहुत ही मुतासिर नजर आ रहे थे। हानिया उन लड़कियों में थी जिस टॉपिक पर भी बात करती तो सामने वाला मुतासिर हुए बगैर न रहता। बस वो दिन था जब उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न, उसकी जहानत ने उसके दिल में घर कर लिया। पहली नज़र में मुजम्मिल को हानिया से मोहब्बत हो गई। उस दिन के बाद से बस उसकी निगाहों ने सिर्फ उसी का अहाता किया। आज वह फिर उसी लिबास में नजर आ रही थी। वो दिल ही दिल में उसके हुस्न की तारीफें करता हुआ करीब ही एक खाली मेज पर बैठ गया। ना जाने क्यों उसके दिल में इन लड़कियों की होने वाली गुफ्तगू सुनने का ख्याल पैदा हुआ। हालांकि ये एक निहायत ही मायूब अमल था,
मगर ना जाने आज इस किस्म की हरकत में मुब्तला होने का दिल कर रहा था। वेटर उसके सर पर सवार हुआ तो उसने फ्रेश जूस का ऑर्डर दिया। उसके कानों में नाज की आवाज़ गूंजी। अरे तो मेरी जान, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने फरा से मुखातिब होते हुए कहा। तो शादी के लिए कोई मखसूस उम्र की ज़रूरत है? फरा का लहजा खुश्क था। नहीं, शादी तो किसी भी उम्र में की जा सकती है, इसके लिए कोई उम्र मखसूस नहीं। मगर मेरी जान, लड़का तो पसंद का होना ज़रूरी है। हानिया मुस्कुराई। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि शादी माँ बाप की पसंद से होना ही ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप का फैसला औलाद के लिए दुरुस्त होता है, और मैंने वही किया। फरा ने मुस्कुरा कर कहा। अपनी अपनी पसंद की बात है। मैं तो उस लड़के से करूँगी जो मुल्क से बाहर मुलाजमत करता हो, नाज ने इठला कर कहा। ओहो, इरादे तो जनाब के बड़े बुलंद हैं, हानिया ने हंस कर कहा। और तुम्हारा क्या है हानिया? फरा ने कहा। कुछ नहीं यार, जब भी ये वक्त आएगा तो देखा जाएगा। वैसे मेरी अम्मी तो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, मगर मैं तो उसी से करूंगी जो मुझे पसंद आए। हानिया मुस्कुराई। रिश्ते का सुनकर मुजम्मिल के कान खड़े हो गए। इस खबर को सुनकर उसके दिल को धक्का सा लगा। दरअसल वो दिल ही दिल में उसको इतना चाहने लगा था कि उसकी जुदाई का तस्वुर ही उसके लिए मौत का प्याम था। इस खबर ने ना जाने क्यों उसकी समात पर तेजाब का सा काम किया। मगर ऐसा कोई है जो तुमको पसंद आए? यूनिवर्सिटी के सारे ही लड़के तुम्हारे लिए अपना दिल लिए घूम रहे हैं, नाज ने हंसकर कहा। अरे तुम बहुत बेशर्म हो। हे लो, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर मैं लड़का होती तो तुम्हारे लिए एक आध कत्ल जरूर कर देती। नाज ने सीने पर हाथ बांधकर रिवायती आशिकों की तरह जवाब दिया। नाज की बच्ची, तू चुप नहीं रहेगी? फरा ने उसको डांटते हुए कहा। ये बताओ तुम राजी हो? भाई शादी तो करनी है ना? वैसे भी मेरे वालिदैन का मानना है कि इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। अरे पकते हैं तुम्हारे वालिदैन, नाज बोली। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। शादी का मतलब तो मैना के पर काट कर उसको ससुराल के पिंजरे में बंद कर दिया जाए। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी क्योंकि हानिया ने उसका मुंह दबा दिया और फरा जोर से हंस पड़ी। मुजम्मिल भी ये मंजर देखकर मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट बस चंद ही लम्हात की थी क्योंकि उसका दिल फिर उदास हो गया। उसमें एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। ये तस्वुर भी रूह फरसा था कि वो किसी और की हो जाएगी। ये तो उसको हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसकी शादी का सिलसिला चल पड़ेगा। अब उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चुनाचे वो अपनी कुर्सी से उठा और बिल अदा करके जाने लगा तो अचानक नाज की आवाज़ उसके कानों से टकराई। यूनिवर्सिटी में इतने लड़के हैं, कोई भी उनमें पसंद नहीं है, नाज ने मुस्कुरा कर कहा। अभी तक ऐसा तो कोई लड़का नहीं जो मुझे पसंद आए या वो मुझे पसंद करता हो, हानिया मुस्कुराई। ये लफ्ज़ सुनकर मुजम्मिल दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया और दिल में कहने लगा, मैं जो हूँ। इतना सोचकर वो बाहर निकल गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त हानिया की नज़र अपने बाल संवारते वक्त उस छतरी पर पड़ी जो एक कोने में रखी गई थी। वह चौंक गई। उसको याद आ गया कि ये तो मुजम्मिल की छतरी है। बहुत रोज़ गुजर गए थे, वो छतरी उसको भूली हुई थी और मुजम्मिल ने भी ये छतरी उससे वापस नहीं मांगी। मुझे तो याद ही नहीं। फिर उसने अपनी वैनिटी बैग के साथ वो छतरी भी उठा ली। अरे क्या आज फिर बारिश के आसार हैं? आरजू बेगम ने उसको देखा और चौंक कर बोली। अरे नहीं अम्मी, वो हंस कर बोली। ये जिसकी है उसको वापस करनी है, मुझे याद नहीं रहा। ओ कोई अच्छी फ्रेंड होगी, वो मायनी खेज लहजे में बोली। जी हाँ, तभी तो उसने इतनी तेज बारिश में अपनी छतरी तुम्हारे हवाले कर दी। जी हाँ, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। फिर वो जल्दी से बाहर निकल आई। यूं भी वो खड़ी रहती तो अम्मी ना जाने क्या समझकर सवालात शुरू कर देती। बहुत ही जल्द वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई। आज का अता सर की क्लास लेने का कोई मूड ना था, चुनाचे उसने सबसे पहले कैफेटेरिया का रुख किया। मगर मुजम्मिल उसको वहां नहीं मिला। वो कैफेटेरिया से निकल रही थी कि उसको मुजम्मिल आता दिखाई दिया। ना जाने वो किस सोच में गुम था। वो तजब्जुब का शिकार हो गई। क्या हुआ मुजम्मिल, खैरियत तो है? उसके करीब आने पर उसने पूछा। मुजम्मिल ने उसको एक नज़र देखा, बस वो फिर देखता ही रह गया। आज उसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। इस तरह गौर से देखने पर वो गड़बड़ा गई। वो चौंका। जी हाँ बिल्कुल। मुजम्मिल का रंग कदरे उड़ा उड़ा सा लग रहा था। वो उसे नजरें चुराता हुआ इधर उधर देखने लगा। हानिया ने छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी। मुजम्मिल ने फौरन ही छतरी ले ली। कुछ डिस्टर्ब भी लग रहा था। हानिया उसको गौर से देख रही थी। मैं इसको भूल गई थी। वापस करने की ज़रूरत ही ना थी। मेरी एक यादगार ही रह जाती आपके पास। क्या मतलब? वो चौंकी। कुछ नहीं। चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद वो फिर बोला, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने दिल कड़ा करके कहा। ज़रूर। यहाँ नहीं, आज शाम 4 बजे कैफेटेरिया फ्रांस में आपका इंतज़ार करूँगा। नामुमकिन। जो बात करनी है अभी करें, उसने हतमी लहजे में जवाब दिया। वैसे हानिया ने उसकी नज़रों की वारफ्तगी को महसूस कर लिया। वो समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। अच्छा, वो मुर्दा लहजे में बोला। फिर एक कप कॉफ़ी साथ हो जाए तो देखें, प्लीज़ मना मत करें। वो लजाजत से बोला। चलें। वो मुस्कुराई।
वो दोनों टेबल पर बैठ गए। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हानिया ने उसकी तरफ देखकर संजीदगी से कहा, जी आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? उसकी बात पर मुजम्मिल ने कोई जवाब ना दिया, बस सर झुकाकर ही बैठा रहा। चेहरे पर तजब्जुब के आसार थे, यूं लग रहा था कि बात करने के लिए अपनी हिम्मत जमा कर रहा हो। हानिया बगौर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वो इतना तो समझ गई थी कि वो क्या बात करना चाहता है। कुदरत ने लड़कियों में यह सलाहियत दी है कि मर्दों की आंखों से उनकी अंदरूनी कैफियत को जांच सकें। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और शादी करना चाहता हूं, और अगर मैं ना कर दूं तो आपको इख्तियार है मुझे मेरी मोहब्बत को रद्द करने का। वो उसको देखकर संजीदगी से बोला। लम्हाती तवक्कुफ के बाद मुजम्मिल ने फिर कहा, जानती हैं आप, मैंने जब से आपको देखा है दिल ने कहा है कि यही है वो मुजम्मिल जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी हंसते हंसते गुजार सकती हो। मगर आपने ठुकरा दिया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मर जाऊँगा, मगर मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा, जिंदा रहूँगा, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी होगी वो मेरी। बड़ी ही संजीदगी से उसने अपनी बात मुकम्मल कर दी और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। हानिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। मुजम्मिल के दो टोक अंदाज और साफ साफ बात करने ने उसको बेहद मुतासिर किया। उसके लहजे और अंदाज में किसी तरह का छिछोरपन नहीं था, बल्कि उसकी संजीदगी उसके सच्चे होने की गवाही दे रही थी। मेरी शादी होने वाली है, जानता हूँ आपकी शादी नहीं, आपके घर वाले शादी के बारे में सोच रहे हैं। अरे आपको कैसे मालूम? हानिया बुरी तरह से चौंकी। उसकी बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं छुट्टी के वक्त आपका इंतजार करूंगा। कहाँ? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, बस स्टॉप पर। यह सुनकर वो हिचकिचाई। चंद लम्हात तक सोचने के बाद वो बोली, नहीं मैं नहीं आऊंगी, मगर मैं फिर भी इंतजार करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस इंतजार को जिंदगी भर के इंतजार में तब्दील नहीं करेंगी। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। हानिया उसको जाता हुआ देखती रही। क्लासरूम में हानिया का दिन काफ़ी अजीब सा गुजरा। उसके अल्फाज, उसका लबो लहजा काफ़ी मुतासिर कुन था। उसकी मोहब्बत का इजहार भी काफ़ी मुहज़्ज़बाना था। वो अपनी कार के साथ बस स्टॉप पर उसका मुंतज़िर था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ाता जा रहा था। लड़के लड़कियां गेट से बाहर निकलते जा रहे थे, मगर उनमें हानिया न थी। इंतजार का एक एक पल उस पर ग्रां गुजर रहा था। एक एक लम्हा भारी था। घंटा हो चुका था। मायूसी ने दिल पर दस्तक देना शुरू कर दी। लग रहा था कि वो अब नहीं आएगी, मगर मौके की मुनासबत से हानिया अपनी क्लासरूम से बाहर ही नहीं निकली। उसका दिल और चेहरा मुतजाद कैफियत का शिकार था। दिल चाह रहा था कि वो जाए, मगर दिमाग उसके दिल की बात को कबूल करने से इनकारी था। काफ़ी देर गुजर गई थी उसको क्लासरूम में अकेला बैठे हुए। नाज ने भी बहुत कोशिश की कि वो उठ जाए, मगर वो टस से मस न हुई। बिलाखिर नाज उसको इसी हाल में छोड़कर क्लास से बाहर निकल गई। वो काफ़ी देर तक क्लास में बैठी रही। फिर उसने एक फ़ैसला कर लिया। फैसला करते ही हानिया उठ खड़ी हुई। इंतज़ार की वो कैफियत अब मायूसी में बदलने को थी, मगर दिल में एक उम्मीद थी। मोहब्बत की ये शमा जो उसके दिल को रोशन किए हुए थी, उसकी रोशनी उसके दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। अचानक उसने हानिया को गेट से बाहर आते हुए देखा। हानिया सीधी उसी की तरफ आ रही थी। जल्द ही वो दोनों कार में बैठे हुए थे। कार अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। हानिया के चेहरे पर शदीद बेचैनी के आसार थे। आप परेशान न हो, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वो उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला। ये सुनकर उसने तवील सांस ली और बोली, तो गोया आप चेहरा शनास भी हैं। ये सुनकर मुजम्मिल हंसा और बोला, जो दिल के करीब होना उनकी हर बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हानिया के चेहरे पर एक सुर्खी सी दौड़ गई। मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है। मेरी तरबियत जिस घराने में हुई है वो बहुत ही सादा और शरीफ ख़ानदान है, मुझे यकीन है। लेकिन आपको किसने बताया कि घर में रिश्ते की बात चल रही है? कैफेटेरिया में मैंने सब सुन लिया था, वो सड़क पर निगाहें जमाते हुए बोला। ओह, वो मुस्कुराई। कार बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से हानिया के घर की तरफ रवां-दवां थी। अब दोनों के दरमियान खामोशी थी। हानिया अपने ख्यालों में गुम थी। उसका दिलो दिमाग सिर्फ मुजम्मिल की बातों में ही गुम था। वो जब चौंकी थी तब मुजम्मिल ने उसको मुखातिब किया, आपका घर आ गया। सॉरी। इतना कहकर वो कार से उतर गई। मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ, मुजम्मिल ने उसको जाता हुआ देखकर कहा। किस जवाब का? वो अनजान बनकर बोली। उसकी बात पर वो मुस्कुराया और बोला, मेरी मोहब्बत कबूल है या नहीं, सोचने का मौका तो दें। वो मुस्कुराई। तो मैं हाँ समझूं, पता नहीं। इतना कहकर वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। मुजम्मिल उसको जाता हुआ देखता रहा। मुजम्मिल ने मुस्कुराकर कार को स्टार्ट कर दिया। उसी वक्त उसने कार टेप चला दिया। एक मधुर सा नगमा कार में गूंजने लगा। अचानक ही मुजम्मिल को चौंक कर ब्रेक लगाने पड़े। फिर उसकी निगाह सामने उठ गई। वो काले रंग का मोटा ताज़ा बिल्ला था जो कि गली से निकलकर सीधा उसके सामने आ गया। वो चंद लम्हात तक उसको देखता रहा, फिर फौरन ही सड़क पार करके दूसरी गली में गायब हो गया। उसे देखकर मुजम्मिल के माथे पर बल पड़ गए।
उसके जहन में वो तमाम दकियानूसी ख्यालात घूमने लगे जिनके मुताबिक अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत बुरा माना जाता है। उसने इन तमाम ख्यालात को दिमाग से निकाला और कार आगे बढ़ा दी। हानिया घर में दाखिल हुई तो उसका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उसका दिलो दिमाग बस मुजम्मिल की बातों में खोया हुआ था। बहरहाल अम्मी के खौफ से उसने खुद को नॉर्मल किया और दरवाज़ा खुलते ही बोली, क्या पका है अम्मी? क्या भूख लगी है? जी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है। समझ गई, मटर पुलाव। बिल्कुल, तो मैं फ़ौरन फ्रेश होकर आती हूँ। उसके जाने के बाद उसकी अम्मी मुस्कुराते हुए लंच की तैयारी करने लगी। खाने के दौरान कई बार उसने सोचा कि वो उनसे मुजम्मिल का जिक्र कर दे, मगर उसकी हिम्मत ही ना हुई। खाने के दौरान बार बार उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके प्रपोज करने का अंदाज उसके सामने आ जाता। आरजू बेगम बड़ी ही देर से उसकी खामोशी को नोट कर रही थीं। क्या बात है हानिया, इतनी चुप क्यों हो? नहीं अम्मी, कोई ऐसी बात नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कोई तो बात है। अरे अम्मी, सियानों ने कहा खाते वक्त खामोश रहना ही बेहतर है। वह मुस्कुराकर बोली। हानिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस स्यापोश को दोबारा देख लिया हो? आरजू बेगम उसको खोजती हुई निगाहों से देखती हुई बोली। स्यापोश के बारे में सुनते ही हानिया धक से रह गई। उसके जहन में वही स्यापोश घूमने लगा। नहीं अम्मी, अल्लाह ना करे कि वो मनहूस दोबारा मेरी जिंदगी में आए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो जेरे लब बुड़बुड़ा कर बोली। रात को तन्हाई नसीब हुई। फिर मुजम्मिल उसके ख्यालों में आदम का। यह तस्वुर इतना मजबूत था कि वो उसको दिखाई देने लगा। दिल में अजीब किस्म की लहरें दौड़ने लगीं और पूरे वजूद में सनसनी सी। मुजम्मिल उसको मुस्कुराती हुई नज़रों से बगौर देख रहा था। क्या सोच रही हो? तुम्हारे बारे में, उसके मुंह से आज खुद निकला। फिर तुमको मेरी मोहब्बत कबूल है? वो मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे सोचने का मौका तो दो। सोचो, सारी जिंदगी सोचो, मगर अपनी मौत से पहले एक बार हाँ ज़रूर करना। अगर ना की तो ये जान तुम्हारी ही बाहों में निकलेगी। अल्लाह ना करे। इतना कहकर उसने छूने की कोशिश की, मगर वो तो तस्वुर था, गायब हो गया। उसने चारों तरफ हैरत से देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब तो तुम मेरे ख्यालात में, मेरे तस्वुरात में भी दस्तक देने लगे हो। वह मुस्कुराकर बुड़बुड़ाई। उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई और बेख्याली में अपने सरापे का जायजा लेने लगी। कहते हैं आईना दिल का अक्स होता है और जो सामने होता है उस पर जाहिर हो जाता है। आज पहली बार उसको एहसास हुआ कि वो बहुत खूबसूरत है। उसके दिमाग में नाज की बात घूमने लगी, जिसने कहा था कोई लड़का उसको देखेगा तो उसका ज़रूर दीवाना हो जाएगा। अचानक उसको ऐसा महसूस हुआ कि आईना उससे मुखातिब हो। बेशक तुम बहुत हसीन हो, मगर मुजम्मिल की चाहत वालिहाना है, जानती हूँ। मेरा दिल कहता है कि मुजम्मिल मुझे धोखा नहीं देगा। हाँ, शायद मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई है। अल्फाज पूरे ही हुए थे कि ड्रेसिंग टेबल पर रखा दूध का गिलास नीचे आ रहा और छन्नाकेदार धमाका, गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए और दूध फर्श पर फैल गया। वो हैरत ज़दा रह गई क्योंकि उसने गिलास को हाथ भी नहीं लगाया था। ना जाने क्यों उसका दिल खौफ से धक धक करने लगा। कोई अनहोनी होने वाली थी।